तो यार किस्मत पे भरोसा रखने से ज्यादा मेहनत पे भरोसा रखो, और मुझे पता है कि तुम लोग कर लोगे, है ना, कर लोगे यार। ये तो तुम्हारे नीट की, तुम्हारे एमबीबीएस की पहली सीढ़ी है, और मुझे पता है तुम लोगों ने ये सब कर लेना है। तो जब तक ए डैश रिसेप्टर वहां पर नहीं होगा तो ए हार्मोन किसी और की तरफ बाइंड नहीं करेगा। लॉयल है यार हमारा हार्मोन, है ना, अपने ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा। आपके हाइपोथैलेमस ने थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भेजा एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या करा, टीएसएच को बोला कि जा थायराइड के पास जा, और प्रोलैक्टिन को भी बोला कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये थायराइड के पास जाएगा और बोलेगा कि थायराइड भैया ऊपर से सिग्नल आया है और आप यार जल्दी से अपना थायराइड हार्मोन रिलीज करना शुरू कर दो। हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल्प भारत। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर। हम लोगों ने माइंड मैप की सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें आज आपको चैप्टर कौन सा मिलने वाला है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, यानी कि आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है। आपको पता होगा यार, हमने काफी सारे, हमने क्या कौन कौन सा चैप्टर करा है, हमने करा है यार एक्सक्रीशन कर लिया, हमने सर्कुलेशन कर लिया, हमने ब्रीदिंग कर लिया हमने। अब इन सारे चैप्टर में आपने एक चीज देखी होगी कि हमने एंड ऑफ द पोर्शन में क्या किया है, कुछ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन कैसे हो रहा है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी कैसे हो रहा है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट कैसे हो रहा है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे हो रहा है। यहां पर हमने क्या पढ़ा है, रेगुलेशन पढ़ा है। अब जब हम लोग रेगुलेशन की बात करते हैं तो वहां पर हमने दो तरह के रेगुलेशन पढ़े थे, एक न्यूरल रेगुलेशन था और एक दूसरा हार्मोनल रेगुलेशन था। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं क्या, हार्मोनल रेगुलेशन। क्या करने वाले हैं, हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये जो हार्मोन्स है, ये जो आपका पूरा सिस्टम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम, कैसे कैसे वर्क करता है और आपकी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है ना। जैसे कि स्कूल्स में नहीं होता था, एनुअल फंक्शंस होते थे तो हम लोग क्या करते थे, कोऑर्डिनेट, मतलब डांस स्टेप हो रहा है, ग्रुप डांस हो रहा है, तो क्या होता था कि मैडम बिल्कुल वो होती थी, दृढ़ निश्चय लेके बैठी होती थी कि हर बच्चे का जो स्टेप है वो एक साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए। ऐसे ही हमारी बॉडी के ऑर्गन्स क्या है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स भी कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं, और इसी कोऑर्डिनेटेड वे को रेगुलेट कौन कर रहे हैं, आपके दो सिस्टम, एक है न्यूरल कंट्रोल और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि केमिकल कंट्रोल ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर करने वाले हैं। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हार्मोन देखेंगे, अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपका क्या हो गया, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रिया, एड्रेनल, गोनाडल, और बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है जो अलग अलग हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, और इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है। हाँ, यहां पर भी डिसऑर्डर्स है। ठीक है, सोचो ना, रेगुलेटरी यूनिट वही डिसऑर्डर शो करने लग जाए तो बाकी चीजों का क्या होगा, है ना। तो यहां पर भी डिसऑर्डर है, और हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैकेनिज्म कैसे होता है, हार्मोन कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये सब लोग, ये सारी चीजें हम लोग आज के चैप्टर में करने वाले हैं। अब चैप्टर से यार स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, माइंड मैप जो सीरीज है ये आपके रिवीजन के लिए बना रखी है ना। अब जिस बच्चे ने बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा ही नहीं है ना, वो देखेगा तो थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, लेकिन जो बच्चा रेगुलर मेहनत कर रहा है ना, जो बच्चा रेगुलर मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत जरूर सफल हो जाएगी। उसकी मेहनत में ये क्या कर रहा है, चार चांद लगा रहा है, क्योंकि यार जो मेहनत होती है ना, मेहनत होती है सीढ़ियों की तरह, और वहीं पर जो बच्चा बिल्कुल उस पे बैठा है ना कि लक के भरोसे, किस्मत के भरोसे, यार होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, तो जो किस्मत होती है वो लिफ्ट की तरह होती है। जब हम लोग मेहनत करते हैं ना, तो मेहनत क्या है, सीढ़ियां है, यानी कि आप कुछ भी कर लो वो सीढ़ी आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। अब लिफ्ट का क्या है, कब बंद हो जाए कब चालू हो जाए, ऐसी किस्मत का, कभी अच्छी चल रही है कभी नहीं चल रही है। तो यार किस्मत पे भरोसा रखने से ज्यादा मेहनत पे भरोसा रखो, और मुझे पता है कि तुम लोग कर लोगे, है ना, कर लोगे यार। ये तो तुम्हारे नीट की, तुम्हारे एमबीबीएस की पहली सीढ़ी है, और मुझे पता है तुम लोगों ने ये सब कर लेना है। ठीक है, इतना भरोसा मुझे तुम पे है, और तुम्हें भी खुद पर होना चाहिए, क्योंकि जब अपने आप से भरोसा ही लेना तो क्या करना, उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन
तुमसे जरूर होगा, उनको बताना है और उनसे पहले खुद को बताना है, यार मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, रिवीजन स्टार्ट करते हैं ऑफ दिस चैप्टर, जो कि हमारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। अब आपको पता है यार, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की ग्लैंड्स है, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब जब हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि इनकी जो भी सिक्रीशन होती है वो एक डक्ट के थ्रू जाती है इसके टारगेट ऑर्गन तक। मान लो क्या है, ए जगह से सिक्रीशन होनी है और बी जगह तक जानी है, तो ये क्या है, ये एक डक्ट के थ्रू सिक्रीशन जाएगी कहां तक, उसके टारगेट ऑर्गन तक, ताकि वो आगे का अपना रिस्पॉन्स कर सके। वहीं पर जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बच्चों वो ग्लैंड्स है जहां पर क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है, इनके पास डक्ट ही नहीं है। अब यार डक्ट नहीं है तो यार ये कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेंगे, कैसे रेगुलेट करेंगे? तो इनकी जो रेगुलेशन होती है, इनका जो रास्ता होता है वो होता है ब्लड, क्योंकि ब्लड क्या कर रहा है, हर जगह पर प्रेजेंट है, हर जगह ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो ब्लड इन एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर देगा। बोलता है ब्लड, बोलता है कि यार चल ये भी कर ही देता हूं, जब इतना काम कर रहा हूं तो ये भी कर ही लूंगा, है ना। तो ये कर ही लूंगा वाला एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में, ये है तो ये भी कर लूंगा, ये है तो ये भी कर लूंगा और सब कुछ अच्छे से करूंगा। ठीक है, क्लियर है। तो यार देखो, जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो यहां पर एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास क्या है, कुछ डक्टलेस ग्लैंड है जो एक केमिकल मैसेंजर सिक्रीट करते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। और ये हार्मोन सर्कुलेट कैसे हो रहे हैं, ये हार्मोन सर्कुलेट होते हैं वाया ब्लड स्ट्रीम। कैसे सर्कुलेट होते हैं, वाया ब्लड स्ट्रीम सर्कुलेट होते हैं। अब सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड ही एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट नहीं होते। देयर आर सर्टेन सेल्स जो सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, कोई हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो वो सिक्रीटिंग सेल्स भी आपके एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हाइपोथैलेमस, क्या है, हाइपोथैलेमस, थाइमस, ये सारे क्या है, दे आर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। अब यहां पर जब हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि हर हार्मोन का एक पर्टिकुलर रिसेप्टर है ना। जैसे हर दोस्त का एक बेस्ट फ्रेंड है, जैसे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है कि आपकी हर चीज उस बेस्ट फ्रेंड को जरूर पता होगी, है ना, आपकी हर चीज उस बेस्ट फ्रेंड को जरूर पता होगी और उसके अलावा किसी को पता नहीं होगी, है ना। तो इसी तरह से हर हार्मोन का एक रिसेप्टर है जो आपस में बाइंड करके आगे का रिस्पॉन्स करते हैं। तो अगर मान लो अगर ए हार्मोन है तो इसका रिसेप्टर अगर ए डैश है, तो जब तक ए डैश रिसेप्टर वहां पर नहीं होगा तो ए हार्मोन किसी और की तरफ बाइंड नहीं करेगा। लॉयल है यार हमारा हार्मोन, है ना, अपने ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो ये क्या है, स्पेसिफिसिटी शो करता है। ये हार्मोन लॉयल है, ये क्या है, स्पेसिफिसिटी शो करता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, जब हम लोग एनसीईआरटी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की जब हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ हार्मोन पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी कहती है दैट हार्मोन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट, chemically heterogeneous, non-nutrient produced in trace amount and act as intercellular signal molecule। एक शब्द में, दो शब्द में हमने कहा कि क्या है, ये केमिकल मैसेंजर है। अब ये केमिकल मैसेंजर कैसे है, ये केमिकल मैसेंजर का मॉलिक्यूलर वेट कम है, केमिकली ये हेट्रोजिनस है और बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट में ये रिलीज करे जाते हैं और किस काम आते हैं, मैसेंजर हैं, चुगलखोर हैं, एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन, या चुगलखोर भी मतलब पॉजिटिव एमएल हो, पोस्ट कार्ड है, पोस्टमैन है, एक जगह की इंफॉर्मेशन दूसरे जगह देने का काम कौन करता है, आपके हार्मोन्स करते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केमिकल मैसेंजर बोला जाता है। अगर अब हम लोग एक जेनरिक सा आइडिया लें कि कैसे कैसे ये पूरी सिग्नलिंग होती है, तो यार सबसे पहले तो वो हार्मोन प्रोड्यूस होगा, है ना। अब हार्मोन नहीं है तो सिग्नलिंग कैसे होगी, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगी बायोसिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर हार्मोन। ठीक है, क्या होगी, सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर हार्मोन। अब वो हार्मोन जब जरूरत होगी तभी तो जाएगा ना मैसेज देने, बिना बात के टहल रहा है ऐसा तो नहीं करना, तो क्या करेगा,
फिर ये हार्मोन को हम लोग थोड़ी देर स्टोर करेंगे, फिर क्या होगा, सिक्रीट करेंगे। अब जरूरत आ गई है, जरूरत आन पड़ी है तो सिक्रीट होगा। सिक्रीट होके कहां जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा। ब्लड के अंदर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगी, और ट्रांसपोर्टेशन करते करते कहां पहुंचेगा, टारगेट सेल तक पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, टारगेट सेल तक पहुंचेगा। अब वहां पर टारगेट सेल को पहचानना भी तो है कि यार ये मेरा वाला टारगेट सेल है, ये मेरा वाला रिसेप्टर है, तो वहां पर क्या होगा, फिर हार्मोन पहचानेगा कि यार इधर जाना है कि इधर जाना है, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर जगह पे ही बाइंड हो सकता है, अभी बताया था। तो क्या होगा, फिर आपका हार्मोन को कौन पहचानते हैं, रिसेप्टर पहचानते हैं। फिर हार्मोन और रिसेप्टर बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद हार्मोन जो मैसेज लेके आया था वो रिसेप्टर को बता देता है, और रिसेप्टर आगे अपना सेलुलर रिस्पॉन्स करता है। क्या करता है, सेलुलर रिस्पॉन्स करता है। तो कुछ इस तरह से आपकी एक जेनरिक केमिकल सिग्नलिंग चलती है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम लोग टाइप ऑफ हार्मोन्स की बात करें तो हमारी एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो हमारी एनसीईआरटी ने हार्मोन्स को 4 टाइप में डिवाइड कर रखा है। पहले है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन्स, यानी कि वो हार्मोन जो प्रोटीन से बने हुए हैं। कौन से हार्मोन, जो प्रोटीन से बने हुए हैं। अब इसमें कौन कौन आ जाता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी के हार्मोन और हाइपोथैलेमस के हार्मोन सारे किसमें आते हैं, आपके प्रोटीन हार्मोन्स में आते हैं। किस में आते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स में आते हैं। ठीक है, वहीं पर दूसरा टाइप कौन सा है, स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, कौन सा है, स्टेरॉइड हार्मोन। जब हम लोग स्टेरॉइड हार्मोन की बात करते हैं तो इसमें आते हैं आपके कॉर्टिसोल, आपका ईस्ट्रोजन, आपका प्रोजेस्टेरॉन, आपका टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो ये चारों हार्मोन किस में आता है, स्टेरॉइड की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड है आपका आइडोथायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन सुनते ही थायराइड ग्लैंड दिमाग में आ जाना चाहिए, तो इधर पर कौन सा ग्लैंड होंगे, इधर पर होंगे आपके थायराइड हार्मोन्स। अब नेक्स्ट कुछ ग्लैंड होते हैं जो कि होते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, यानी कि किसी अमाइनो एसिड की मदद से बना हुआ हार्मोन। वो अमाइनो एसिड नहीं होता तो ये हार्मोन नहीं बनता, वो वाले डेरिवेटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल हो गया आपका एपिनेफ्रिन। क्या हो गया आपका एपिनेफ्रिन, कौन करता है सिक्रीट, आपके एड्रेनल ग्लैंड में सिक्रीट होता है। ठीक है, क्या है आपका एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये रहा हमारा थोड़ा सा छोटू सा मोटू सा ये क्या है, इंट्रोडक्शन है। क्या है, इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं एक एक करके सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने सर से, है ना, सर से स्टार्ट करके नीचे तक पहुंचेंगे। तो यहां पर हमारा एक पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। अब ये जो हाइपोथैलेमस भैया है ये प्रेजेंट कहां है, आपके ब्रेन में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं डायेनसेफेलॉन। क्या है, डायेनसेफेलॉन। इस डायेनसेफेलॉन के बेस पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, आपका हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस जो भी सिक्रीट करता है उनको क्या बोलते हैं, इसकी सिक्रीशन को बोलते हैं न्यूरो हार्मोन। क्या है, न्यूरो हार्मोन इनकी सिक्रीशन को बोलते हैं। अब ये हाइपोथैलेमस आपके पिट्यूटरी के काफी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है। और आपको पता है ना, आपकी पिट्यूटरी 2 तरह की होती है ना, आपको पता है आपकी पिट्यूटरी 2 तरह की होती है, एक है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी और एक है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आपका जो हाइपोथैलेमस है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बिल्कुल कंट्रोल में रखता है अपने, है ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज इन डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, वहीं पर जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, बट एक पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू क्या होता है, आपके हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचती है। क्या है, एक पोर्टल सिक्रीशन के थ्रू, एक पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी तक सिक्रीशन पहुंचेगी, और आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक सिक्रीशन आनी है वो डायरेक्टली आपके न्यूरॉन के सिक्रीटिंग सेल से पहुंच जाएगी, है ना, हाइपोथैलेमस के न्यूरो सिक्रीटिंग सेल से पहुंच जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब जब हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो
हाइपोथैलेमस कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करता है, कुछ ऐसे न्यूरो सिक्रीशंस रिलीज करता है जो कि किसी चीज को बढ़ावा देते हैं और किसी चीज को रोकते हैं, है ना। कुछ ऐसे, जैसे आपके नहीं होते, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके उल्टे कामों में आपका साथ देंगे लेकिन वो आपके लिए गलत है ना। वहीं पर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको रोकेंगे, क्या करेंगे, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो आपको रोकते हैं। अब दोनों ही रोकने का काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन अलग अलग तरीका है ना। आपका जो अच्छा दोस्त होगा वो आपको गलत करने से भी रोकेगा, बताएगा कि ये मत कर, गलत है बहुत, है ना। तो इसी तरह से जो आपका हाइपोथैलेमस है किसी किसी चीज को बढ़ावा देगा और किसी किसी चीज को रोकेगा, ठीक है। तो जब हम लोग रिलीजिंग हार्मोन की बात करते हैं तो इसके पास एक है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है? एक है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरो वर्ड कहीं ना कहीं सुना है, थायराइड में सुना है। कहां सुना है? थायराइड में सुना है। तो ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? ये टीएसएच के रिलीज को स्टिमुलेट करेगा, ये बढ़ावा देगा कि भैया टीएसएच जाओ और थायराइड से उसके हार्मोन को रिलीज करवाओ, ठीक है। ये क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और साथ के साथ एक और हार्मोन जो कि है आपका प्रोलैक्टिन। कौन सा है? प्रोलैक्टिन। अब ये दोनों हार्मोन की अगर हम लोग बात करें तो कौन रिलीज करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। कौन रिलीज करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है वाया हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, वाया हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। अब क्या हुआ देखो, आपके हाइपोथैलेमस ने थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भेजा एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या करा? टीएसएच को बोला कि जा थायराइड के पास जा, और प्रोलैक्टिन को भी बोला कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? ये थायराइड के पास जाएगा और बोलेगा कि थायराइड भैया ऊपर से सिग्नल आया है और आप यार जल्दी से अपना थायराइड हार्मोन रिलीज करना शुरू कर दो। ऐसे ही प्रोलैक्टिन भी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अब ये सिग्नल हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को दे रहा है और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी बाकी का काम कर रही है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट है आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब जीएनआरएच की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होगा, अगर आप रिवीजन पर्पस से ये पढ़ रहे हो और आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा हो, तो आपका जीएनआरएच, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी फिर दो हार्मोन रिलीज करती है, एक है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन मेल्स में और फीमेल्स में अपने अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेंगे और उनसे अपना आगे का काम करवाएंगे। तो आपका जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि एफएसएच को रिलीज करो, एलएच को रिलीज करो और इनको बोलो आगे का अपना काम जाके करे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलीजिंग हार्मोन है वो है हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब नाम चीख चीख के बता रहा है कि इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग रिलीजिंग हार्मोन की बात करते हैं तो वो है अपना कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा है? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? ये भी बढ़ावा दे रहा है किसको? एसीटीएच को रिलीज होने के लिए। ये आएगा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी से बोलेगा एसीटीएच रिलीज करो, तो वो एसीटीएच आगे रिलीज करेगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये जो चार थे यार, ये चार थे हमारे रिलीजिंग हार्मोन। अब मैम ने बताया था कि ऐसे भी हैं जो इनहिबिट करते हैं। क्या इनहिबिट करते हैं? देखो, एक है हमारा सोमैटोस्टैटिन। अब जब आप स्टैटिन वर्ड पढ़ते हो, स्टैटिन यानी कि रुक जा, स्टैचू बोलते हैं ना, स्टैचू, है ना, स्टैचू होके आप सारे वीडियो देख लो, है ना, पूरा लेक्चर देखो, रिवाइज करो। अब जब हम लोग स्टैटिन वर्ड यानी कि कुछ चीज रोक रहा है, किसको रोक रहा है? तो ये क्या है? एक तरह का ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर है। क्या है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर है। ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा, उसको रिलीज नहीं होने देगा, उसको सिक्रीट नहीं होने देगा, है ना। यानी कि ग्रोथ हार्मोन का दुश्मन है कि ये रिलीज हुआ और मैं गया, मैं रोक दूंगा, उसके रिलीज होने से पहले ही रोक दूंगा, ठीक है। क्लियर है। तो
ये ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी क्या करता है, इनहिबिट करता है। जीएनआरएच के काम को अपोज करेगा। अगर जीएनआरएच चाह रहा है वो एफएसएच और एलएच रिलीज हो तो ये उसको होने नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो सप्रेसेस द रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक हार्मोन। पैनक्रिया के हार्मोन के रिलीज को भी सप्रेस कर देगा। मतलब इतने होने थे रिलीज, अब कितने इसने सप्रेस करके बस इतने से रिलीज कर रखे हैं। तो ये सारा कुछ इनहिबिट कौन कर रहा है, कौन रोक रहा है, आपका सोमैटोस्टैटिन रोक रहा है। कौन रोक रहा है, सोमैटोस्टैटिन रोक रहा है। वहीं पर दूसरा जो आपका इनहिबिटिंग हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, और इसका एग्जांपल क्या है, आपका डोपामिन। क्या है, डोपामिन। डोपामिन एक तरह का प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। क्या इनहिबिट कर रहा है, आपके प्रोलैक्टिन के रिलीज को इनहिबिट कर रहा है। क्या कर रहा है, इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपके हाइपोथैलेमस और उसके हार्मोन्स और वो क्या क्या कर रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। डिसऑर्डर्स हम लोग बिल्कुल सबके लास्ट में करने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो। अब आ जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, है ना, हाइपोथैलेमस भैया से थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो आपको मिलेगी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। कहां मिलती है, इट इज प्रेजेंट, अगर लोकेशन की बात करें, सेला टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन एंड अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय इनफंडिबुलम। आपके हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, इनफंडिबुलम के मदद से जुड़ी हुई है। इनफंडिबुलम क्या है, एक तरह का फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और कहां पर है, सेला टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन पे प्रेजेंट होती है। क्या, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के पास 2 लोब्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, 2 लोब्स प्रेजेंट होती है। एक होती है एंटीरियर लोब और एक होती है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर यानी कि आगे, पोस्टीरियर यानी कि पीछे। जब हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं तो इसका हमने दूसरा नाम रख रखा है जो है एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या है, एडिनोहाइपोफाइसिस। अब ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ये इन टोटल 7 हार्मोन सिक्रीट करती है। क्या करती है, 7 हार्मोन। अब 7 हार्मोन में से 6 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्स डिस्टालिस वाला पोर्शन करता है और एक हार्मोन पार्स इंटरमीडिया वाला पोर्शन करता है, ठीक है। तो पहले कौन से करेंगे, पार्स डिस्टालिस वाले देखते हैं। सबसे पहला है आपका ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जिसको हम लोग सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं, क्या करता है, ये क्या करेगा, आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड की सिक्रीशन इंक्रीज कर देगा, है ना, अमाइनो एसिड का नंबर इंक्रीज कर देगा। अमाइनो एसिड बढ़ेगा तो प्रोटीन भी बढ़ेगी, है ना। इसी तरह से टिश्यू में भी जो सेल रिपेयर होंगे, टिश्यू रिपेयर होगा, है ना, फिर आपका ऑर्गन रिपेयर होगा। तो ये क्या करता है, ये ग्रोथ करा रहा है। ये क्या करा रहा है, ग्रोथ करा रहा है, और छोटे से छोटे पार्टिकल से लेके बड़े से बड़े पार्टिकल तक की ग्रोथ करा रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, सोमैटोट्रोपिन या फिर ग्रोथ हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, याद रखना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्रोलैक्टिन जिसको हम लोग पीआरएल भी बोलते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन में पीआरएल लिखा आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है बस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब ये जो प्रोलैक्टिन है यार, ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन सिक्रीट, ये मेमोरी ग्लैंड को बोलता है, इट स्टिमुलेट मेमोरी ग्लैंड टू सिक्रीट मिल्क, है ना। मिल्क सिक्रीशन के लिए मेमोरी ग्लैंड को सिक्रीट कराता है। अब ये क्या करता है, अब मिल्क सिक्रीशन कब होगी, मिल्क सिक्रीशन विमेन में होती है ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, जो पार्चुरेशन के बाद होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी के बाद होता है। उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या हो रहा है, ये और क्या क्या करा रहा है, ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट करा रहा है और हाइपोथैलेमस को एक नेगेटिव फीडबैक भी देगा। क्या नेगेटिव फीडबैक देगा, देखो लैक्टेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा लैक्टेशनल एमिनोरिया। क्या पढ़ा था, लैक्टेशनल एमिनोरिया पढ़ा था ना, कि उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, ये बोला था ना, उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, साथ की साथ आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे भी नहीं होती है। तो क्यों, ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन आपके जीएनआरएच के पास जाएगा, उसकी घंटी बजाएगा, आपके हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, उसकी घंटी बजाएगा और बोलेगा जीएनआरएच को रोको, क्योंकि जब जीएनआरएच रुकेगा तभी आपका एफएसएच-एलएच रुकेंगे, एफएसएच-एलएच रुकेंगे तो ओव्यूलेशन अपने आप रुक जाएगा, है ना, अपने आप रुक जाएगा। तो ये क्या करता है,
अगर हम लोग किसी चीज के फीडबैक दे रहे हैं, अगर हम लोग किसी चीज को बढ़ाने के लिए फीडबैक दे रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फीडबैक, है ना, कि बच्चों बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बहुत उम्दा कर रहे हो, मतलब ये हो जाना है तुमसे अब, है ना, ये इतनी सी मेहनत और हो जाएगा। अब वहीं पर कोई नेगेटिव फीडबैक दे कि तुमसे नहीं होगा, तो वो तुम्हें वो चीज क्या करेगी? तुम्हें रोकेगी, है ना। तो यहां पर भी क्या कर रहा है? प्रोलैक्टिन क्या करेगा? आपके हाइपोथैलेमस को रोकता है जीएनआरएच प्रोड्यूस करने से, ठीक है। तो ये है हमारा सेकेंड हार्मोन। अब जब हम लोग थर्ड की बात करते हैं तो वो है हमारा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो बेसिकली इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन या स्टेरॉइड हार्मोन की सिक्रीशन को और सिंथेसिस को बढ़ाएगा। क्या करेगा? स्टेरॉइड हार्मोन की सिक्रीशन को और उनकी सिंथेसिस को बढ़ाता है। अगर हम लोग कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की बात करते हैं तो क्या है? इसके पास 39 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। कितने अमाइनो एसिड? 39 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बेसिकली ये क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड के पास जाके उसको बोलेगा, थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज कराओ। तो ये क्या कर रहा है? थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज कराने के लिए स्टिमुलेशन दे रहा है। किसको? थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग फीमेल की बात करें, फीमेल्स में क्या करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है ना, बनते हैं ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो ये फॉलिकल्स बना कौन रहा है? ये एफएसएच के बिना बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, ठीक है। तो एफएसएच क्या करता है? एक तो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करा रहा है, और फॉलिकल्स के साथ साथ ओवम की भी तो डेवलपमेंट हो रही है, अंदर oocyte तो बन रहा है, और साथ के साथ क्या करता है? ये क्या करता है? गैमीट प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। अब फॉलिकल्स जब बनते हैं, थीका इंटरना बनती है ना, वो थीका इंटरना क्या करती है? ईस्ट्रोजन रिलीज करती है विद द हेल्प ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, है ना। तो ये क्या कर रहा है? ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर रहा है। वहीं पर हमारा जो हार्मोन है, दैट इज सिक्स्थ हार्मोन, जो है हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये एलएच क्या करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल याद करो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एलएच एकदम से पीक पे पहुंच जाता है, एकदम से बहुत ज्यादा हो जाता है। उस टाइम पे क्या होता है? आपका ग्राफियन फॉलिकल फटता है और वहां से सेकेंडरी oocyte निकल के बाहर आ जाता है, आता है ना। तो क्या करा रहा है? ओव्यूलेशन करा रहा है। एलएच मेल्स की बात करें तो लेडिक सेल के पास जाएगा, लेडिक सेल से बोलेगा टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराओ। तो टेस्टोस्टेरोन की भी प्रोडक्शन को क्या करा रहा है? ज्यादा करा रहा है। साथ के साथ फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आओ, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद वो क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो ल्यूटियल फेज चलता है ना, कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट चलता है। जब कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करता है तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है या नहीं करता है? बिल्कुल करता है। कैसे बोल रहे नहीं करता है? बिल्कुल करता है। तो ये अब एलएच देखो, फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन का भी सिक्रीशन इंक्रीज कर रहा है। तो कितनी सारी चीजें कर रहा है आपका एलएच, यहां बैठा बैठा, है ना। बस क्या कर रहा है? आपकी एंटीरियर पिट्यूटरीज को थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे चुन्नू सा ऐसे करके ब्लड में छोड़ दीजिए और अपना सारा काम करके आ जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। अब ये थे हमारे पार्स डिस्टालिस वाले। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया, तो ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो देखो, ह्यूमंस में अभी इसका क्या रोल है ये इनसिग्निफिकेंट है, पता नहीं चला है, लेकिन एम्फीबियंस में ये पिगमेंटेशन इंक्रीज करता है। क्या करता है? इट इंक्रीज द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन इन एम्फीबियंस, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स पढ़ लिए, हार्मोन्स पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग करते हैं यार पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आगे वाली पिट्यूटरी देख ली है, पीछे वाली को भी देख लेते हैं, है ना। सब देख लेंगे, सब कर लेंगे, मुझे पता है सब कर लोगे यार तुम लोग, है ना। तो जब हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं, इसको हमने प्यार से नाम दिया था एडिनोहाइपोफाइसिस, तो इसको भी तो देंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब यहां पर एक खास बात है,
ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है ना, ये कोई हार्मोन खुद से सिंथेसाइज नहीं करती, ये कोई भी हार्मोन खुद से सिंथेसाइज नहीं करती है, ये सिर्फ स्टोर करती है हार्मोन को और रिलीज करती है। सिंथेसाइज नहीं कर रही है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्या करती है, सिर्फ स्टोर करेगी और रिलीज करेगी। ठीक है, तो ये दो हार्मोन स्टोर और रिलीज करती है, एक है आपका ऑक्सीटोसिन और दूसरा है आपका वेसोप्रेसिन, जिसको हम लोग एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन की जब हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्टिंग हार्मोन है। जब पार्चुरेशन होता है, जब डिलीवरी ऑफ बेबी होता है, तो उस समय यूट्रस में जो कंट्रैक्शन स्टिमुलेट करता है वो कौन है, वो ये ऑक्सीटोसिन है, यानी कि पार्चुरेशन में हेल्प कर रहा है। इसके बाद जब मिल्क इजेक्ट होता है तो उन डक्ट्स को, मेमरी ग्लैंड की लैक्टिफेरस को, डक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कौन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कौन कर रहा है, वो भी ऑक्सीटोसिन कर रहा है। क्या करता है, और लैक्टिफेरस डक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तभी मिल्क क्या करता है, इजेक्ट करता है। ये काम भी कौन कर रहा है, आपका ऑक्सीटोसिन करता है। अब ऑक्सीटोसिन को, क्योंकि ये डिलीवरी ऑफ बेबी में हेल्प करता है, इसको हम लोग प्यार से बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। ये देखो, ठीक है, क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया वेसोप्रेसिन। वेसो रेफर्स, अगर हम लोग वेसो वर्ड देखेंगे, अगर उसको बीच में से काटेंगे तो वेसो और प्रेसिन, वेसो वेसल्स को कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, तो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला, प्रेस करने वाला हार्मोन है ये। और सोचो, अगर कोई वेसल है उसको तुम प्रेस कर दोगे, पाइप इमेजिन करो, पाइप तुम बढ़िया गार्डन में पानी दे रहे हो, लेकिन बचपन में होता था ना, हम लोग को होता था यार थोड़ा सा ऐसे दबा के देखता हूं शायद जल्दी पानी भरने लग जाए, है ना, ये सोचते थे हम लोग। क्या करते थे, उस पाइप को दबा देते तो फ्लो ऑफ वाटर क्या होता था, एकदम से तेज हो जाता था। इसी तरह से अगर यही चीज आप अपने वेसल्स पे अप्लाई करो, वेसल्स में भी तो ब्लड बह रहा है ना, तो क्या करेगा, अगर ये हार्मोन आया तो ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। अब कॉन्स्ट्रिक्ट करने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एक तो काम ये हो गया, क्या, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा काम ये क्या है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या ये नाम पहले सुना है, क्या ये नाम पहले सुना है, बिल्कुल सुना होगा, माइंड मैप भी आ चुका है इसका, एक्सक्रीशन में सुना था। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है, किसका, पानी का। अगर एडीएच नहीं होगा तो बहुत ज्यादा क्या होगी, कौन सा डिसऑर्डर, डायूरेसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायूरेसिस हो जाएगी, यानी कि यूरिन के साथ पानी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये एडीएच क्या करता है, ये एडीएच इसको रोकता है। ये एडीएच आपके वाटर को कंडीशनली रीअब्सॉर्ब करता है इन डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो ये काम किसका है, आपका वेसोप्रेसिन का है। किसका है, वेसोप्रेसिन का है। और यहां पर खत्म होती है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके बच्चों, ओके, है ना। अब नोट्स देख लो यार, कितने बढ़िया नोट्स बना रही हूं, है ना, बिल्कुल एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें, लेकिन एक चीज एनसीईआरटी की मिस नहीं हुई है, चाहे ऐसे चेक कर लेना, एक चीज मिस नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग ग्लैंड करने वाले हैं दैट इज पीनियल ग्लैंड। क्या है, पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड का भी हमने क्या कर रखा है, दूसरा नाम दे रखा है, और इसका नाम है एपीफाइसिस। देखो, एक का एडिनोहाइपोफाइसिस, एक का न्यूरोहाइपोफाइसिस, और इसका क्या है, एपीफाइसिस। ठीक है, अब ये कहां प्रेजेंट होता है, तो इट इज अटैच्ड टू थर्ड वेंट्रिकल ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल में आपको ये पीनियल ग्लैंड मिल जाएगा। अब ये पीनियल ग्लैंड क्या करता है, ये सिक्रीट करता है मेलाटोनिन। क्या सिक्रीट करता है, मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, जो कि एक तरह का अमाइन हार्मोन है। क्या है, एक तरह का अमाइन हार्मोन है। ठीक है, अब इस मेलाटोनिन के काफी सारे फंक्शन हैं। सबसे पहला फंक्शन यहां पर लिख रखा है यार मैंने कि इट इज अ हार्मोन ऑफ डार्कनेस। हार्मोन ऑफ डार्कनेस मतलब जैसे ही अंधेरा होगा, है ना, जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ही इसका सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे ही मेलाटोनिन का सिक्रीशन ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट स्लीपीनेस। मतलब आता है ना, मतलब ऐसे अंधेरा हो जाए, एकदम सोने वाला माहौल हो जाए और हम लोग सो जाते, पढ़ते ही सो जाते हैं, है ना, कि बिल्कुल अंधेरा, लाइट बंद हो रखी है, बढ़िया मौसम, बढ़िया
या टेम्परेचर हो रखा है, और ये क्या करता है उस समय पे अपनी सिक्रीशन बढ़ा देगा, जिसके वजह से इट विल इंड्यूस स्लीपीनेस। ठीक है, इसलिए थोड़ा रोशनी में पढ़ा करो ताकि ये ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, लेकिन अपनी स्लीप भी अच्छे से लो, अच्छा सो, ज्यादा नहीं सोना है लेकिन इतना सोना है कि अगले दिन रिफ्रेश होके उठ सको। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका इट सेट्स दी बायोलॉजिकल क्लॉक। अब बायोलॉजिकल क्लॉक का क्या मतलब है यार, देखो तुम सुबह उठ रहे हो, चाहे तुम पूरे दिन सो लो, है ना, चाहे तुम पूरे दिन सो लो, लेकिन शाम को रात को एक बार तो नींद आएगी ही आएगी। तो ये क्या है, ये पूरा सेट है। तो ये सेट, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, दिस मेलाटोनिन, ये आपका पीनियल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट ऑल्सो रेगुलेट्स दी बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अभी बताया स्लीप वेक साइकिल को कि सुबह उठ के, मतलब सुबह अगर आप बहुत लेट भी उठे हो, सोए हो, है ना, ऐसे 3-4 बजे सोए, लेकिन एक बार नींद खुली जाती है सुबह सुबह, है ना, क्या करती है, नींद खुली जाती है, तो स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल कर रहा है। इट प्रमोट स्लीपीनेस, और साथ की साथ आपके मेटाबॉलिक रेट को भी इन्फ्लुएंस करता है, आपकी बॉडी में पिगमेंटेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करता है, और डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका थाइमस ग्लैंड। क्या है थाइमस ग्लैंड, अब ये कहां प्रेजेंट है, इट इज लोकेटेड बिहाइंड स्टर्नम एंड बिटवीन लंग्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, चाइल्डहुड के समय इसका साइज होता है ज्यादा, है ना, चाइल्डहुड के टाइम पे, यानी कि जब तुम बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, उस समय इसका साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद इसका साइज छोटा होने लग जाता है। इसीलिए अब ये हार्मोन का फंक्शन क्या है, एक ओवरऑल फंक्शन बताती हूँ, ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कंट्रोल कर रहा है ना। तो ये जो थाइमस ग्लैंड है जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कंट्रोल कर रहा है। अब देखो बचपन में तो ये बड़ा था, सिक्रीशन भी अच्छी खासी थी, लेकिन मैंने बोला कि प्यूबर्टी के बाद धीरे धीरे इसका साइज छोटा होता जा रहा है, तो इसकी सिक्रीशन भी, इसका वर्किंग भी थोड़ा बहुत इधर उधर होने लग जाती है। इसलिए जो बूढ़े लोग होते हैं, है ना, उनकी इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है एज कंपेयर टू जो प्यूबर्टी वाले बच्चे होते हैं ना, एडोलसेंस वाली एज में बच्चे होते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है, अगर ये हार्मोन की बात करें तो इट सिक्रीट्स थाइमोसिन या थाइमोसिन फैक्टर, जो भी आप बोलो, थाइमोसिन सिक्रीट करता है। अब ये क्या करता है, सबसे पहले तो इट प्रमोट मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स। आपके टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन कहां होता है, थाइमस के अंदर होता है। टी लिम्फोसाइट बने कहां थे, बोन मैरो के अंदर बने थे। इसके साथ साथ इट ऑल्सो रिटार्ड द एजिंग प्रोसेस। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन, मतलब चाइल्डहुड के टाइम पे ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलके आपकी बॉडी में ग्रोथ लाने का काम भी ये थाइमस ग्लैंड करता है। अब मैंने बोला टी लिम्फोसाइट्स यहां पर मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने का मतलब क्या है कि उन टी लिम्फोसाइट को क्या मिलता है, उनको अपना फंक्शन मिल जाता है, उनको अपनी नौकरी मिल गई कि तुम्हें ये करना है ना, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो ये कहां हो रहा है, थाइमस के अंदर हो रहा है। और थाइमस के अंदर हो रहा है क्या, इट ऑल्सो रेगुलेट द इम्यून सिस्टम। सोचो इसके अंदर दिक्कत आई तो आपके टी सेल्स तो नहीं बनेंगे, फिर आपकी जो आपकी इम्यूनिटी है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, जो आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कौन देगा, यही नहीं है, कौन देगा, इनको अपना रोल ही नहीं पता है। बोन मैरो बनाई जा रही है, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनको रोल ही नहीं पता है तो ऐसे करके बैठे बैठे देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है बॉडी में, है ना। तो ये क्या होता है, इट ऑल्सो रेगुलेट द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपके क्या, गोनाडल हार्मोन्स। गोनाड्स आपकी बॉडी में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। फॉर एग्जांपल मेल में अगर हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं बच्चों, वो क्या है, टेस्टिस है। फीमेल में क्या है, ओवरीज है। तो ये दोनों क्या है, गोनाड्स। अब इन ये दोनों स्ट्रक्चर जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग कहते हैं गोनाडल हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं गोनाडल हार्मोन्स। अब अगर हम लोग टेस्टिस की बात करें तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कर रही है। अब टेस्टोस्टेरोन कौन सिक्रीट करता है, लेडिक सेल सिक्रीट करते हैं।
अब यहां पर एक और चीज हो रही है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हार्मोन प्रोडक्शन के अलावा और एक काम करती है, क्या? गैमीट प्रोडक्शन। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर होती है, और वहीं पर फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो ये जो ओवरीज है, एक तो गैमीट बनाती है, oogenesis करती है, ओवम की फॉर्मेशन करती है, और दूसरा हार्मोन रिलीज करती है। कौन से? आपका ईस्ट्रोजन और आपका प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन कब आता है? आपके फॉलिकल फेज में आता है। आपका थीका इंटरना विद ग्रैन्युलोसा सेल्स आपके ईस्ट्रोजन रिलीज करती है, और कॉर्पस ल्यूटियम मेजरली क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। तो ये क्या थे? हमारे गोनाडल हार्मोन्स, है ना? हमारे क्या थे? गोनाडल हार्मोन्स, जो फीमेल और मेल में होते हैं, है ना? और कौन से होते हैं? आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? जल्दी जल्दी बता दो, ऐसे थम्स अप कर दो अगर पता है तो। ठीक है, ये इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग थायराइड ग्लैंड पे। कहां आ जाते हैं? थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड आपके गले में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? गले में प्रेजेंट है, एंड इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है यार? देखो, यहां पर गले में प्रेजेंट होता है, एच शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एच शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और बीच में ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। ये दो लोब्स ऑफ थायराइड को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ये दो लोब्स ऑफ थायराइड को क्या करता है? कनेक्ट करता है। कौन कनेक्ट कर रहा है? इस्थमस कनेक्ट कर रहा है। और इस्थमस किससे बना हुआ है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बना हुआ है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है? कनेक्शन है भाई ये दोनों का। ठीक है, क्लियर है? अब अगर आप देखो, अगर आप एक लोब्यूल को देखोगे तो हर थायराइड के लोब्यूल में हमारे पास क्या मिलेगा? हमें फॉलिक्यूलर सेल्स मिलेंगे जो आपके येलो कलर से बने हुए हैं, और ये वायलॉइट क्या बोल रहे हैं? वॉयलेट कलर से क्या बना हुआ है? पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। अब फॉलिक्यूलर सेल्स क्या रिलीज करते हैं? फॉलिक्यूलर सेल रिलीज दी थायराइड हार्मोन। क्या रिलीज कर रहे हैं? थायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं आपके फॉलिक्यूलर सेल्स। वहीं पर जो पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स है, ऐसे ही नहीं आया है, ऐसे ही नहीं है कि ऐसे मन किया आके बैठ जाता हूं, कुछ काम नहीं करूंगा। नहीं, हमारी बॉडी में जो कुछ भी है उसका मोटिव है, मकसद है। जैसे तुम्हारा मोटिव है इस समय कि तुम्हें वो 5 मई का पेपर क्लियर करना है, तुम्हें एमबीबीएस की सीट लेनी है, और उस सीट के लिए तुम मेहनत करे जा रहे हो। इसी तरह से ये भी यहां पर ऐसे वेला नहीं बैठा है, ये क्या कर रहा है? ये बहुत सारी चीजें अभी रिलीज करेगा। अब जब हम लोग पैरा फॉलिकुलर की बात करते हैं तो ये क्या सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट कैल्सीटोनिन, जिसको हम लोग थायरोकैल्सीटोनिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायरोकैल्सीटोनिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब फॉलिकुलर सेल्स की बात करें तो स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा किससे बना हुआ है? इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है? अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, ये देखो बीच में क्या है? कोलॉइड प्रेजेंट होता है, जो कि एक प्रोटीन रिच फ्लूइड है। ये बताना भूल गई थी। ठीक है, अब यार देखो, ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ना, ये क्या करते हैं? बॉडी में से आयोडाइड को एक्यूमुलेट करेंगे। क्या करेंगे? आयोडाइड को इकट्ठा करेंगे। अब आयोडाइड को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन आयोडाइड इन्हें पसंद नहीं है, तो क्या करेंगे? ये आयोडाइड को आपके कोलॉइड के अंदर डाल देंगे। क्या करेंगे? आपके आयोडाइड जो इन्होंने इकट्ठा करा और इन्हें पसंद नहीं आ रहा है, ये उसको कोलॉइड के अंदर डाल देंगे। अब ये आयोडाइड क्या करेगा? इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू आयोडीन, आयोडीन में कन्वर्ट होगा, और आयोडीन में कन्वर्ट होने के साथ साथ जो आपका टायरोसिन अमाइनो एसिड है उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आयोडाइड था, आयोडाइड को आयोडीन में बदला, और उस आयोडीन को हम लोगों ने टायरोसिन के साथ अटैच कर दिया। तो जब ये दोनों अटैच होते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं? T1 बनते हैं या T2 बनते हैं। अब ये T1 T2 भी आपस में क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन करते हैं। T2 T1 जुड़ गया तो T3 बन गया, है ना? T3 और फिर T1 जुड़ गया तो हमारा T4 बन गया। तो
T4 जो है वो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है। क्या है? वो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है। और जो T3 और T4 है ये बाद में क्या हो जाता है, जब ये T3 और T4 बन जाते हैं तो हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से इसको कहां डाल दिया जाता है? ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। अब ब्लड में घूमते 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 कहां जाएंगे? अपने टारगेट ऑर्गन के पास। अब टारगेट ऑर्गन में आपको यह याद रखना है कि T4 वर्क नहीं करता है, T3 वर्क करता है, क्योंकि T3 ज्यादा एक्टिव है इनसाइड द टारगेट सेल। ठीक है, T3 इज मोर एक्टिव इनसाइड द टारगेट सेल। और वहीं पर अगर हम लोग ब्लड की बात करें तो ब्लड की दोस्ती किससे ज्यादा है? इस केस में ब्लड की दोस्ती ज्यादा है आपके T4 से, है ना। लेकिन काम टारगेट सेल के अंदर कौन कर रहा है? T3 कर रहा है। तो ऐसे उल्टा सा है, तो याद रखना ये चीज भूलनी नहीं है। भूलना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं भूलना। इस समय ये भूल जाओ कि कौन दोस्त कहां घूमने जा रहा है, कौन दोस्त क्या करने लग रहा है, कौन क्या बोल रहा है। तुम्हें फोकस कहां रखना है? फोकस रखना है 5 में, पेपर पेपर और पेपर। ठीक है, कि इस बार करना है ना, कुछ भी हो जाए इस बार करना है, सीट लेके रहेंगे कुछ भी हो जाए, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से क्या होता है, आपका थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है और इस तरह से वर्क करता है। अब वर्क किस तरह से कर रहा है ये हमें पता चल गया, क्या क्या काम कर रहा है ये भी देख लेते हैं। देखो, आपके बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। ठीक है, अब ये क्या करता है? इट ऑल्सो सपोर्ट एरिथ्रोपोइसिस। अब मैडम ये एरिथ्रोपोइसिस क्या है? एरिथ्रोपोइसिस बच्चों अगर तुमने पढ़ा होता ब्लड सर्कुलेशन तो तुम्हें पता होता है एरिथ्रोपोइसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो ये आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को, जिसको हम लोग एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करता है? इट ऑल्सो कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। इन तीनों के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा और बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ाने का काम करता है ये थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब साथ साथ ये क्या करता है? इट ऑल्सो मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बॉडी का मेंटेन करने का काम भी किसका है? इसी का है, थायराइड ग्लैंड का ही है। ठीक है, अब हमने बोला था कि जो पैराफॉलिकुलर सेल है खाली नहीं बैठे हैं, कैल्सिटोनिन रिलीज कर रहे हैं। अभी कैल्सिटोनिन कर क्या रहा है? कैल्सिटोनिन, कैल्सी वर्ड से क्या याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? कैल्शियम याद आ रहा है ना। तो ये क्या करता है? ये एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है एंड इट रेगुलेट द कैल्शियम लेवल। ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम किसका है? इसका है। किसका है? कैल्सिटोनिन का है, थायरोकैल्सिटोनिन का है। अब ये कैसे रेगुलेट करता है? ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी करता है। क्या करता है? ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी के साथ रेगुलेशन करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब है हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड। थायराइड कंप्लीट हुआ, थायराइड कंप्लीट हुआ। अब ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है ये कहां प्रेजेंट है? पहले तो 4 प्रेजेंट होते हैं। ये कितने हैं? 4 प्रेजेंट है एंड इट इज प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। माने के ये मान लो थायराइड ग्लैंड का पीछे वाला पोर्शन है, तो एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, इस तरह से ये पैराथायरॉइड ग्लैंड आपको देखने को मिलेंगे। कितने हैं? 4 हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? एट द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब ये क्या करता है? क्या रिलीज कर रहा है? इसके हार्मोन का नाम क्या है? बड़ा इजी है, पैराथॉर्मोन, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कॉलेप्स हार्मोन बोलते हैं। तो क्या सिक्रीट करता है? पैराथायरॉइड हार्मोन या फिर कॉलेप्स हार्मोन। ठीक है, अब मिला जुला के देखा जाए तो इसका काम क्या है? ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। क्या करेगा? ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? देखो, ये क्या करता है? अगर मान लो आपके ब्लड में, है ना, आपके ब्लड में क्या हुआ? कैल्शियम लेवल हो गया है कम, है ना, ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो गया है बच्चों, तो क्या करेगा? बोन्स के पास तो बहुत सारा कैल्शियम है ना, बोन्स के पास तो बहुत सारा कैल्शियम है, तो उसके पास जाएगा, वहां से थोड़ा 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 कैल्शियम लेके आ जाएगा और फिर ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। ये तो ये क्या करता है? ये ना छोटी छोटी चोरियां करता है। बच्चे नहीं करते, मम्मी के पर्स से 10 रुपया निकाल लेता हूं, क्या पता चलेगा? मम्मी को सब पता चल रहा है, ऐसे ही बोन को और हमारी बॉडी को सब पता लगता है। ठीक है,
ठीक है, तो ना मम्मी से कुछ छुपता है ना हमारी बॉडी से कुछ छुपता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट स्टिमुलेट दी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, और साथ की साथ फॉस्फेट से बड़ी नाराजगी है इसे, फॉस्फेट को एक मतलब फॉस्फेट से एक आंख नहीं भाता है, तो फॉस्फेट को क्या करेगा, इट स्टिमुलेट द लॉस ऑफ फॉस्फेट, ये चाहेगा कि फॉस्फेट ज्यादा से ज्यादा निकल जाए, ठीक है, क्लियर है। अब एक तरह तो ये हो गया कि बोन से निकाल लिया। मान लो मम्मी के पर्स में रखे ही 10 रुपए हैं, है ना, मान लो मम्मी के पर्स में रखे ही 10 रुपए, या मम्मी के पर्स में जितने भी रुपए रखे हैं मम्मी को याद है कि इतने रुपए रखे हैं, तो अब क्या करेगा, अब दूसरा तरीका ढूंढेगा। अब क्या ढूंढेगा, अब ढूंढेगा दीदी का वॉलेट, है ना, भैया का वॉलेट, है ना, तो क्या करेगा, अब वहां जाएगा। तो दूसरा जो फंक्शन है, दूसरा जो वे है जिससे कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, ये आपके जो रेनल ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, आपका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, तो उस समय ये कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवा देगा, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिससे कैल्शियम का लेवल ब्लड में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर आप देखो, जो आपका थायराइड का कैल्सिटोनिन था, ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल कम कराता है, और ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल ज्यादा कराता है। तो ये दोनों मिलके आपस में रहे तो ये आपके बॉडी के ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रख सकते हैं, है ना। तो ये दोनों क्या करते हैं, ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम इन दोनों का है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है पैनक्रिया जी। अब जब हम लोग पैनक्रिया की बात करते हैं, ये तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, ये तो मैम ने बताया नहीं, क्या लिख रखा है यार, हेट्रोक्राइन ग्लैंड यानी कि जिसमें थोड़ा सा एंडोक्राइन वाला पोर्शन भी हो, थोड़ा सा एक्सोक्राइन वाला पोर्शन भी हो। एंडोक्राइन वाला यानी कि डक्टलेस भी है, कुछ सिक्रीशन ब्लड के थ्रू भी जा रही है टारगेट सेल तक। वहीं पर एक्सोक्राइन वाले पोर्शन को देखेंगे तो किसी किसी के पास डक्ट भी है, जो सिक्रीशन डक्ट के थ्रू अपने टारगेट तक पहुंच जा रही है। तो इस तरह के ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो जब हम लोग पैनक्रिया की बात करते हैं स्पेसिफिकली, इसका जो एक्सोक्राइन वाला पोर्शन है वो है आपका क्लस्टर्स ऑफ एसएनआई, और वहीं पर एंडोक्राइन वाला पोर्शन कौन सा है, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। कितना होता है, 1 से 2% ही सिर्फ एंडोक्राइन वाला पोर्शन है पैनक्रिया में। अब ये जो आइसलेट ऑफ लैंगरहंस है, इसके पास 4 तरह के सेल हैं। क्या है, 4 तरह के सेल हैं, अल्फा सेल्स या ए सेल्स, बीटा सेल्स या बी सेल्स, डेल्टा सेल्स या डी सेल्स, या फिर एफ सेल्स। ये जो अल्फा सेल है ये क्या सिक्रीट करते हैं, ग्लूकागॉन, और टोटल सिक्रीशन में 17% क्या है, ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है। बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, कितना, 70%। अब आपका ये जो डेल्टा सेल्स हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करते हैं, कितना, 7%। और लास्ट है आपके एफ सेल्स जो सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब जब हम लोग सोमैटोस्टैटिन पहले भी देखा था ना, क्या कर रहा था, रोक रहा था, यहां पर भी वही कर रहा है। क्या रोक रहा है, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को रोक रहा है। मतलब ये दोनों सेल इतनी मेहनत करके, है ना, इतनी मेहनत करके ये दोनों सेल ग्लूकागॉन और इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं, और वो उसको रोक रहा है, वो उसके अगेंस्ट बैठा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक दुश्मन है तो दूसरा भी दुश्मन होगा, नहीं, ये दोस्त है, ये दोस्त है। ये क्या है, ये क्या करता है, ये सोमैटोस्टैटिन को ही रोक देता है। बड़ा आया, सोमैटोस्टैटिन इन दोनों को रोक रहा था, ये सोमैटोस्टैटिन पे को ही रोक देता है। तो ये अगर तुम शेर हो तो मैं शवा शेर वाला केस है यहां पर, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ये शेर है तो ये शवा शेर है, ठीक है। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है, ये जो रेड रेड वाले पोर्शन है दे आर दी एक्सोक्राइन वाले पोर्शन, ये वाले पोर्शन क्या है, एक्सोक्राइन वाले पोर्शन। यहीं पर आपके ए सेल्स, बी सेल, एफ सेल, डी सेल प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग चीज को सिक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब एक एक करके देख ले कौन क्या कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले ग्लूकागॉन जी की। ग्लूकागॉन क्या है, एक तरह का लीनियर पॉलीपेप्टाइड है। क्या है, लीनियर पॉलीपेप्टाइड है, और कितने अमाइनो एसिड से बनाया हुआ है, 29 अमाइनो एसिड से बना हुआ है। अब ग्लूकागॉन क्या चाहता है, ग्लूकागॉन चाहता है कि ये क्या करे, ब्लड का ग्लूकोज लेवल, है ना, ब्लड का शुगर लेवल को इंक्रीज कर दे। क्या कर दे, ब्लड के शुगर लेवल को इंक्रीज कर दे, ये चाहता है आपका ग्लूकागॉन। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं किसकी, इंसुलिन की, वो उल्टा चाहता है। ये अगर ग्लूकागॉन चाहता है ना ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, इंसुलिन चाहता है ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। तो अब ग्लूकागॉन
बहुत सारे षड्यंत्र रचता है कि जिससे ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहे। कौन कौन से षड्यंत्र है देखो। सबसे पहले तो इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलिसिस। क्या करता है? इट स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करेगा। ये ग्लाइकोजन को बोलेगा कि ग्लाइकोजन टूट जा। ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज मिलेगा, तो ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ गया। ठीक है। दूसरा क्या करता है? इट स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? इट इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बन कंपाउंड, यानी कि जहां जहां से ग्लूकोज बन सकता है उन सारे प्रोसेस को स्टिमुलेट करने का काम किसका है? ग्लूकागॉन का है। अब इट इनहिबिट ग्लाइकोजेनेसिस। क्या करता है? इनहिबिट करता है ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस को, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को इनहिबिट करता है। होने ही नहीं देना चाह रहा, मतलब ये चाहता है ग्लूकोज भैया ब्लड में ही रहे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, it increases the blood sugar level, it inhibits glycolysis और increase production of glucose from urine। मतलब इन सब चीजों को इनहिबिट करने से और स्टिमुलेट करने से चैन नहीं पड़ा था। लिवर के पास गया, लिवर को बोला कि यार ग्लूकोज की प्रोडक्शन बढ़ा दे, बहुत कमी हो रही है। तो इसका मेन मोटिव क्या है? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। क्या है? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना इसका मेन मोटिव है। अब वहीं आ जाओ इंसुलिन जी पे। जब हम लोग इंसुलिन जी की बात करते हैं, इसका मेन मोटिव क्या है? ग्लूकोज के लेवल को कम करना, ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा? इट स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस, है ना। इट स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन बनने, ग्लूकोज मिलके जब ग्लाइकोजन बनने वाले प्रोसेस को ये स्टिमुलेट करेगा, वो बोलेगा जय ग्लाइकोजन की, और ग्लाइकोजन भैया खुश होके बनते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इट इनहिबिट्स ग्लाइकोनियोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा। अब साथ के साथ हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट सेल्स के पास जाएगा और वहां पर क्या करेगा? वहां पर प्रमोट करेगा लाइपोलिसिस। क्या करेगा? लाइपोजेनेसिस को प्रमोट करेगा और इनहिबिट करेगा फैट ब्रेकडाउन और स्टिमुलेट करेगा प्रोटीन डाइजेशन। साथ के साथ मतलब इसको ग्लूकोज से इतनी आपत्ति है कि जो ग्लूकोज ब्लड में घूम रहा है ना, उसको क्या करेगा? उसके पास एक गाड़ी भेजेगा, है ना। उसके पास एक गाड़ी भेजेगा और गाड़ी में क्या करेगा? ग्लूकोज बैठ जाएगा और वो गाड़ी जो ट्रांसपोर्टर है वो गाड़ी उसको सेल के अंदर ले जाएगी। अब जैसे ही सेल के अंदर आया, सेल तो उसे नहीं छोड़ेगा। सेल क्यों नहीं छोड़ेगा यार? उसे सेल को चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी बनाने में ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है, क्लियर है। तो वो जो गाड़ी है उस गाड़ी का नाम क्या है? GLUT4। ठीक है, क्या है? GLUT4। तो इंसुलिन, अगर इंसुलिन ब्लड में प्रेजेंट है तभी GLUT4 दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, चलो। नेक्स्ट है हमारा एड्रेनल ग्लैंड। कहां है? एड्रेनल ग्लैंड है, पेयर्ड ग्लैंड होता है और किडनी जी के ऊपर बैठा होता है। कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है किडनी के ऊपर, है ना। कैसा होता है? देखो, अभी देख लो, सब बताऊंगी। ये क्या है? ये हमारी 2 किडनी है, तो इन किडनी जी के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट होगा क्या? कैप लाइक स्ट्रक्चर पेयर्ड है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो, अब हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड है, हमने जब किडनी देखी थी, किडनी को 2 पोर्शन में डिवाइड करा था। एक था आपका रेनल कॉर्टेक्स और एक था आपका रेनल मेड्यूला। इसी तरह से आपका जो एड्रेनल ग्लैंड है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। जो आउटर पोर्शन है दैट इज नोन एज एड्रेनल कॉर्टेक्स और इनर पोर्शन को एड्रेनल मेड्यूला बोला जाता है। अब ये दोनों ही पोर्शन अलग अलग हार्मोन को सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ही पोर्शन अलग अलग हार्मोन को सिक्रीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है ये क्या करता है? इट प्रोड्यूस स्टेरॉइड हार्मोन। क्या करता है? स्टेरॉइड हार्मोन की प्रोडक्शन करता है। इसके पास 3 लेयर्स है। पहली है जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर है जोना फेसिकुलेटा और फिर है जोना रेटिकुलरिस। ये 3 लेयर्स है और तीनों लेयर्स अलग अलग हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट करती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स,
फेसिक्यूलेटा सिक्रीट करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और रेटिक्युलारिस सिक्रीट करती है एड्रेनल एंड्रोजन। ठीक है, एक एग्जांपल ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा है आपका? एल्डोस्टेरॉन है। कहां पढ़ा है? एक्सक्रीशन में पढ़ा था। क्या करता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन Na+ की करा रहा था ना, तो ये वही एल्डोस्टेरॉन है। अब ये क्या करता है? इट रेगुलेट द हीमोस्टैसिस ऑफ Na+ एंड K+ आयन। या हीमोस्टैसिस क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए, मेंटेन रखने वाला जो कंडीशन है उसको हम लोग हीमोस्टैसिस कहते हैं। तो ये Na+ का लेवल और कैल्शियम लेवल K+ के लेवल को क्या करता है? रेगुलेट करता है। कौन कर रहा है? एल्डोस्टेरॉन। साथ के साथ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी को भी मेंटेन करेगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को भी मेंटेन करेगा। अब ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये कौन स्टिमुलेट कर रहा है? इट इज स्टिमुलेटेड या इसकी सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय रास मैकेनिज्म, है ना। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन वाली जो मैकेनिज्म थी या पड़ी थी ना, एक्सक्रीशन याद है ना, तो वो वाली मैकेनिज्म इस एल्डोस्टेरॉन के लेवल्स को क्या करेगी? इसकी सिक्रीशन को रेगुलेट करती है। ठीक है, अब इसका मेन फोकस क्या है? इसका मेन फोकस है यार Na+ का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराना है। Na+ का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा और एक्सक्रीशन कराएगा किसका? K+ का। K+ को बोलेगा बाहर निकलो और Na+ को बोलेगा अंदर आओ। अब Na+ अंदर आएगा तो वाटर तो खुद ब खुद अंदर आएगा, क्योंकि उसको क्या करना है? कंसंट्रेशन, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करनी है, तो रिटेंशन ऑफ वाटर भी करता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका एड्रेनल एंड्रोजेंस। क्या है? एड्रेनल एंड्रोजेंस। अब जब हम लोग बात करते हैं एड्रेनल एंड्रोजेंस की, कौन कर रहा है? आपका ज़ोना रेटिकुलारिस सिक्रीट करती है। ठीक है, अब ये एंड्रोजेंस क्या करते हैं? इट प्रमोट्स सेक्स ड्राइव को प्रमोट करेंगे और आपके एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर्स की ग्रोथ के पीछे किसका हाथ है? एड्रेनल एंड्रोजेंस का हाथ है। किसका हाथ है? एड्रेनल एंड्रोजेंस का हाथ है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स विच इज सिक्रीटेड बाय ज़ोना फेसिक्यूलेटा। कौन सिक्रीट कर रहा है? ज़ोना फेसिक्यूलेटा सिक्रीट कर रहा है। क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है। सिक्रीट क्या करता है? कॉर्टिसोल हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉन हो गया। ठीक है, अब कॉर्टिसोल की जो सिक्रीशन है इट इज कंट्रोल्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में ACTH था ना, वो ही कंट्रोल कर रहा है किसकी सिक्रीशन? आपकी कॉर्टिसोल की सिक्रीशन। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये ACTH प्रमोट करता है आपके कॉर्टिसोल की सिक्रीशन को प्रमोट करेगा, लेकिन एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन पे इसका कोई रोल नहीं होगा। एल्डोस्टेरॉन इंडिपेंडेंट है ना, एल्डोस्टेरॉन इंडिपेंडेंट है एंटीरियर पिट्यूटरी से, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है यार बच्चों, ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस द प्रोटीन ब्रेकडाउन, इट इनहिबिट्स यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, स्टिमुलेट लाइपोलिसिस, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। और अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा है तो इम्यूनिटी कम होगी। फिर तो मैम ये बिल्कुल खराब है, यही आएगा ना दिमाग में कि अगर मैम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा हो रहा है तो इम्यूनिटी कम होगी, तो ये तो बहुत ज्यादा खराब है। तो तभी तो ये मेंटेन होता है, सबसे पहली बात। और आपको याद है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपने पढ़ा होगा, अगर आप रिवीजन बेसिस पे देख रहे हो तो आपको उधर पर हमने पढ़ा था ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। वहां क्या पढ़ा था? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। उस समय कॉर्टिसोल देते हैं ना, जब किसी और का ऑर्गन लेके आप किसी और की बॉडी में डाल रहे हो तो उस समय उसकी बॉडी, जिस पर्सन की, रिसीवर की बॉडी की इम्यूनिटी को कम किया जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि जो ऑर्गन बाहर से लेके आए हो उसको रिसीवर की बॉडी रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि हमारी बॉडी को तो बर्दाश्त नहीं है कोई बाहर का आए, है ना। अब एक सेल भी बाहर का आ जाए तो वो पूरा क्या कर देता है? बहुत खराब कंडीशन कर देता है। यहां पर ऑर्गन आ रहा है तो ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे आपकी रिसीवर की बॉडी, इसलिए वहां पर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दिए जाते हैं, जिनमें से एक है आपका कॉर्टिसोल। ठीक है, इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज होता है। ठीक है, ये था आपका क्या? एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब आ जाते हैं किस पे? एड्रेनल मेड्यूला, यानी कि इनर पोर्शन पे। तो ये क्या है? इट इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मॉडिफाइड पोर्शन है। कौन से सेल्स हैं जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं? क्रोमैफिन सेल्स। कौन से सेल्स हैं जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं? क्रोमैफिन सेल्स। ये जो है वो दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं। एक है आपके
एपिनेफ्रिन और दूसरा है आपका नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को हम लोग एड्रेनलिन भी बोलेंगे और इसको हम लोग नॉर एड्रेनलिन भी बोलेंगे। अब ये जो दोनों है ये कौन किससे सिंथेसाइज हुए हैं? दे आर सिंथेसाइज्ड बाय टायरोसिन, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। एग्जांपल भी देखा था ना हमने एपिनेफ्रिन का, याद आया? स्टार्टिंग में देखा था। और इनको हम लोग कलेक्टिवली कैटाकोलामाइंस कहते हैं। इनको हम लोग कैटाकोलामाइंस कहते हैं। दे आर दी इमरजेंसी हार्मोन, यानी कि ये वो दोस्त है, ये वो इंसान है जो आपका इमरजेंसी में, यानी कि कोई भी कंडीशन हो जाए ये आपके साथ खड़ा रहेगा, है ना। ये वो है जो आपके साथ खड़ा रहेगा हमेशा। जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, है ना, हमें लगता है कि यार हम लोग ये गलती कर देंगे तो मम्मी पापा डांटेंगे। मम्मी पापा डांटेंगे जरूर, लेकिन आपके बिल्कुल साथ खड़े रहेंगे, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए सब पीछे हट जाते हैं, हमेशा याद रखना मेरी इस बात को, सब पीछे हट जाएंगे बच्चों, लेकिन सिर्फ दो लोग, तुम्हारे मम्मी और तुम्हारे पापा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना, कभी भी नहीं छोड़ते। इसी तरह से ये भी आपकी इमरजेंसी कंडीशन में क्या करते हैं? आपका साथ देते हैं। इसलिए इनको फाइट, फ्लाइट या फ्राइट हार्मोन्स बोला जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पीछे कुत्ता पड़ गया है, कुत्ता पड़ गया है तो क्या करोगे? भागोगे? वैसे खड़े होके देखते हो ना, कुत्ता आ जाएगा काट लेगा, ऐसा नहीं करोगे ना। आप क्या करोगे? कुत्ता आ रहा है पीछे, तुम भाग रहे हो आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, तुम आगे आगे भाग रहे हो, तुम्हारा हार्ट रेट इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करते हैं। तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करते हैं। रेस्पिरेटरी रेट पता है ना क्यों इंक्रीज हो रहा है? ताकि आपको आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो ये सब कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं। हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहा है, सब कुछ ये कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। तो ये आपके दुख के साथी हैं, है ना, ये आपके दुख के साथी हैं। तो अब इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट है आपके कुछ हार्मोन्स जो हम लोग बाकी सारी जगह के पढ़ते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल किडनी भी एक हार्मोन रिलीज करती है जो कि जेजी सेल्स रिलीज करते हैं, इनका नाम है रेनिन। क्या है? रेनिन। ये रेनिन क्या करता है? आपके एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, फिर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। और ये पूरा कहां हो रहा है? रास मैकेनिज्म में हो रहा है। और ये पूरा किस लिए हो रहा है? ताकि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो पाए और एल्डोस्टेरॉन आ पाए। एल्डोस्टेरॉन अभी पढ़ा था ना, इट इज कंट्रोल्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी से कंट्रोल नहीं है, ये किससे कंट्रोल हो रहा है? ये आपके रास मैकेनिज्म से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। साथ के साथ किडनी एक चीज रिलीज करती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, जो आपकी आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, बढ़ावा देता है कि भैया आरबीसी बनने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल समर्थ में है ये उसके साथ। नेक्स्ट है प्लेसेंटा, हमारा टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, कुछ सिक्रीट करता है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, और एचसीएस जो आपके मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट कराएगा, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये कौन है? प्लेसेंटा ये सारी चीजें रिलीज कर रहा है, ये भी हार्मोन रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट की जो एट्रियल वॉल्व है, वो वॉल्व्स हैं, वो क्या रिलीज करती हैं? एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, एएनएफ रिलीज करती है। और एएनएफ क्या करता है? वैसो डायलेशन करता है, यानी कि जब कभी ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एएनएफ रिलीज होगा। एएनएफ ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा खोल देगा। अब जैसे ही ब्लड वेसल्स थोड़ी सी खुलेंगी, ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। किसका काम है? आपके हार्ट का एएनएफ का काम है, हार्ट के एएनएफ का काम है, ठीक है। फिर है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, 4 चीजें रिलीज कर रहा है। गैस्ट्रेन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, सिक्रिटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। पहले हम लोग डाइजेशन पढ़ते थे, आता था, अब नहीं आता, लेकिन यहां पर आ रहा है तो यहां पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। जब लोग गैस्ट्रिन की बात कर रहे हैं, 17 अमाइनो एसिड से बना हुआ है। क्या करवा रहा है? HCl को पेट में सिक्रीट करा रहा है। क्या करा रहा है? HCl की सिक्रीशन और पेप्सिनोजन की सिक्रीशन करा रहा है। HCl क्यों प्रेजेंट होता है? ताकि कोई भी हार्मफुल पैथोजन आए, फॉरेन पार्टिकल आए आपके पेट में, तो ये उसको वहीं पर ठुस 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 खल्लास कर दे, ठीक है। पेप्सिनोजन प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, है ना। कौन सिक्रीट कर रहा है गैस्ट्रिन को? जी सेल्स ऑफ स्टमक। कौन कर रहा है? जी सेल्स ऑफ स्टमक। फिर है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये कौन सिक्रीट करता है? के सेल्स ऑफ डुओडेनम और जेजुनम में सिक्रीट होता है। और क्या करता है? इट इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। क्या करता है? ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। कब इनहिबिट करेगा? जब ज्यादा हो रही है,
है ना। जब ज्यादा हो रही है तो कम करने के लिए कोई होना चाहिए, है ना। हर ग्रुप में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो लड़ाई को कम कराए, है ना, वरना लड़ने वाले तो बहुत है, तो कम करवाने वाला होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्रेटन। कितने अमाइनो एसिड का बना है? 27 अमाइनो एसिड का बना है। कितने अमाइनो एसिड का बना है? 27 अमाइनो एसिड का बना है। और क्या करता है? बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा और आपके गैस्ट्रिक सिक्रीशन को भी डिक्रीज करेगा। कौन सिक्रीट कर रहा है? डुओडेनम और जेजुनम। कौन सिक्रीट कर रहा है? डुओडेनम और जेजुनम। फिर है कोलेसिस्टोकाइनिन, 23 अमाइनो एसिड का बना हुआ है। कितने अमाइनो एसिड का? 23 अमाइनो एसिड का बना हुआ है। क्या कर रहा है? इट स्टिमुलेट पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंजाइम को रिलीज होने के लिए बढ़ावा देगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर करता है, रिलैक्स करवाता है किसको? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को। कौन स्टिमुलेट, कौन सिक्रीट करा रहा है? कोलेसिस्टोकाइनिन। आई सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन? आई सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन, जो ये सारे फंक्शन कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? इतना क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलो अब आ जाओ। ये जो डायग्राम है आपने देखी होगी, है ना, देखी होगी, है ना। ये क्या है? मैकेनिज्म है किसका? हार्मोन एक्शन का। किसका है? हार्मोन एक्शन का। तो कुछ अब इसके बेसिस पे क्या होता है, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके रिसेप्टर सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, तो उनका मैकेनिज्म अलग होता है। और वहीं पर कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जिनके रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनका मैकेनिज्म क्या होता है? अलग होता है। उनका मैकेनिज्म क्या होता है? अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां देखोगे, इस वाले केस में यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका जो रिसेप्टर है, इस हार्मोन का रिसेप्टर है, फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका FSH वाला हार्मोन, इसका रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है। तो ये हार्मोन आएगा यहां पर, ये हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करेगा। हार्मोन रिसेप्टर से जब बाइंड करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब हार्मोन ने यहां पर रिसेप्टर से बाइंड कर लिया, अब यहां पर क्या रिलीज करता है? वो सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज करते हैं। हार्मोन ने बाइंड करके अपना काम कर दिया है और आगे सेकेंडरी मैसेंजर को भेज दिया है कि अब तुम जाओ आगे और इसको आगे इस पूरे सेलुलर रिस्पॉन्स को कंप्लीट करवाने का जिम्मा तुम्हारा, ठीक है। क्लियर है? तो यहां पर क्या हुआ? सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज हो गए, जो कि हमारा CAMP है, कैल्शियम 2+ है, आपका IP3 है। ये सारे क्या है? आपका सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। तो ये फिर आगे जाके क्या करेगा? ये आगे जाके आपका सेलुलर रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। यहां पर आपके सेकेंडरी मैसेंजर जाके केमिकल आपका सेलुलर रिस्पॉन्स देते हैं और वहीं पर जो आपके दूसरे हार्मोन होते हैं, जो आपके ईस्ट्रोजन जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, इनका रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है? इनका रिसेप्टर अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये कहां आते हैं? सेल के अंदर एंटर करते हैं। यहां पर किसी भी तरह के सेकेंडरी मैसेंजर की फॉर्मेशन नहीं होती, ये सीधे अंदर आएंगे और अपना काम, अपना सेलुलर रिस्पॉन्स करेंगे। तो दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, है ना, दो तरह के मैकेनिज्म है। ये वाला कौन सा था? ये वाला था आपके प्रोटीन हार्मोन्स का। क्या हुआ? प्रोटीन हार्मोन्स का। यहां पर किसकी फॉर्मेशन हुई है? यहां पर फॉर्मेशन हुई है आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स की, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन हुई है? सेकेंडरी मैसेंजर्स की। ये आपके स्टेरॉइड हार्मोन का, ठीक है। यहां पर रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है? सेल के अंदर प्रेजेंट है। और ये आपका है आप स्टेरॉइड हार्मोन की, यहां पर किसी भी तरह का सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनेगा, यहां पर किसी भी तरह का सेकेंडरी मैसेंजर की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक अब है हमारे डिसऑर्डर्स, है ना। इनसे बड़े क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करें? किससे स्टार्ट करें? किससे स्टार्ट करें? पिट्यूटरी से स्टार्ट कर लेते हैं। जब हम लोग पिट्यूटरी की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें डिसऑर्डर पढ़ना है रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। डिसऑर्डर किससे रिलेटेड है? ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी, सोचो ग्रोथ हार्मोन की कमी, तो ग्रोथ तो नहीं हो पाएगी। अगर चाइल्डहुड में बचपन से ही ग्रोथ हार्मोन की कमी है तो उस बच्चे को क्या फेस करना पड़ेगा? उस बच्चे को कौन सा डिसऑर्डर होगा? डॉर्फिज्म, यानी कि हाइट क्या रह जाएगी? छोटी रह जाएगी, ठीक है। वहीं पर अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा है, हाइपर
एक्टिव है ना, बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर ये बच्चे के अंदर हो रहा है तो उस बच्चे को क्या फेस करना, उस बच्चे को क्या डिसऑर्डर होगा, जाइजेंटिज्म, यानी कि उसकी हाइट बहुत लंबी हो जाएगा। वैसा नहीं कि सिर्फ हाइट लंबी हो रही है, हाथ छोटे छोटे, ऐसा नहीं है, पूरी बॉडी में इक्वल अमाउंट ऑफ ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, इसको हम लोग कहते हैं जाइजेंटिज्म। वहीं पर अगर ये जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन है अडल्टहुड में आके बड़ा है ना, बचपन में बड़ा नहीं, अडल्टहुड में आके बढ़ गया, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एक्रोमियगली। ठीक है, अब इसमें कभी क्या 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 होता है, कभी ऐसा होता है, कभी कभी सिर्फ हाथ लंबे हो रहे हैं, कभी कभी फीट ही लंबे हो रहे हैं, तो ऐसे बहुत इररेगुलर इंक्रीज ऑफ ग्रोथ होती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्रोमियगली। और ये कब होती है, जब अडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होता है। ठीक है, एक तो ये था। नेक्स्ट है आपका रिलेटेड टू एडीएच, एल्डोस्टेरोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब ये क्या कराता है, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस कब होती है, जब एडीएच की डेफिशिएंसी होगी। क्यों होगी, एडीएच की डेफिशिएंसी के टाइम पे क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो डायूरेसिस होगी, यानी कि पानी भी बहुत ज्यादा एक्सेस लॉस में होगा, डिहाइड्रेशन होगी और थर्स्ट ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी, क्योंकि बॉडी से तो पानी निकलता जा रहा है। ठीक है, तो डायबिटीज इंसिपिडस किसके वजह से हो रहा है, एडीएच के वजह से। नेक्स्ट है हमारे पैराथायरॉइड। अगर पैराथायरॉइड हार्मोन की सिक्रीशन कम है ना, अगर कम है यानी कि कैल्शियम का लेवल कम है ना, तो क्या होगा, जो आपके न्यूरॉन्स है और मस्कुलर सेल्स है, मसल्स हैं, वो क्या कर जाएंगी, डिपोलराइज कर जाएंगी। इस केसेस में ट्विचेस आते हैं, स्पाज्म आता है और टिटनाएं आता है, किसमें, स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, हाइपर सिक्रीशन में, यानी कि कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उस केस में एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, किसका, बोन मैट्रिक्स का, जिसकी वजह से हमें किडनी स्टोन यानी कि रेनल कैल्कुलाई भी हो सकते हैं, किडनी स्टोन यानी कि रेनल कैल्कुलाई भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एड्रेनल ग्लैंड। अगर एड्रेनल ग्लैंड की सिक्रीशन ज्यादा है तो कौन सी डिजीज होती है, कुशिंग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल ज्यादा हो जाता है, इसके वजह से कंडीशन कैसी होती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है और प्रोटीन की कमी हो जाती है। हाइपर तो ग्लाइसीमिया हो जाता है ना, हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाती है और प्रोटीन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर को कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। किसके वजह से हो रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से। ठीक है, क्लियर है। वहीं पर जब हम लोग हाइपोसिक्रीशन की बात करते हैं तो हाइपोसिक्रीशन से क्या हो रहा है, एडिसन्स डिजीज हो रही है। क्या हो रहा है, एडिसन्स डिजीज हो रही है, और यहां पर आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की कमी हो जाती है, इसलिए हाइपोसिक्रीशन है। ठीक है, तो अगर ये कमी होगी तो क्या क्या होगा, एडिसन्स डिजीज में Na+K+ का इंबैलेंस हो जाएगा, है ना, डिहाइड्रेशन होगी, वेट लॉस होगा, वीकनेस होगी, फटीग होगा। ये सारे कंडीशन किसमें होती है, आपके एडिसन्स डिजीज में होती है। किसमें होती है, एडिसन्स डिजीज में होती है। नेक्स्ट है आपके पैनक्रियाटिक आइसलेट से डिसऑर्डर, डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस यानी कि मीठा, मीठा यानी कि हनी। तो जब ग्लूकोज सही से मेटाबोलाइज नहीं होगा, अगर ग्लूकोज सही से मेटाबोलाइज नहीं होगा तो ब्लड में रह जाएगा, ब्लड का लेवल, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होती है, आपकी डायबिटीज मेलिटस होती है। और जब ब्लड में ही आपका ग्लूकोज रह गया, सेल के पास नहीं पहुंचा है, तो सेल कैसे एनर्जी बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2, एक इंसुलिन डिपेंडेंट और एक इंसुलिन इंडिपेंडेंट। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स। अगर हाइपोथायरॉइडिज्म है यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन बहुत कम सिक्रीट हो रहा है तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। अगर ठंड पड़ रही है तो उसके अगेंस्ट टॉलरेंस कम हो जाएगी। फैट, फटीग बहुत ज्यादा होगा, वीकनेस रहेगी, फटीग बहुत ज्यादा होगा। ये सारी कंडीशन आपको किसमें होती हैं, आपके हाइपोथायरॉइडिज्म में होती हैं। किसमें होती है, हाइपोथायरॉइडिज्म में होती है। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं किसकी, हाइपरथायरॉइडिज्म की, ठीक है, अगर ये हाइपोथायरॉइडिज्म अगर अडल्ट में हो रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मिक्सेडिमा। क्या बोलते हैं, मिक्सेडिमा। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका जो फेशियल टिश्यू होता है पफी हो जाता है, ऐसा लगता है सूज रखा है, पूरा मुंह कैसा हो जाता है, सूजा सूजा दिखने लगता है। वहीं पर अगर ये हाइपोथायरॉइडिज्म चाइल्डहुड में होती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में एक तो बच्चे की हाइट छोटी रह जाएगी यानी कि ड्वार्फिज्म हो जाएगा, और साथ ही साथ मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन
सेक्रेशन भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम लोग बात करें कि थायराइड ग्लैंड की हाइपर सिक्रीशन हो रही है, यानी कि हाइपर थायराइडिज्म हो रहा है, बहुत ज्यादा थायरॉक्सिन रिलीज हो रहा है, उस केस में वो होता कब है? वो होता है बाय ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। क्या बोलते हैं? ग्रेव्स डिजीज। अगर ग्रेव्स डिजीज है जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उस केस में हाइपर थायराइडिज्म देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपर थायराइडिज्म देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो आपका अगर ज्यादा थायराइड होगा ना, वो आपका स्टिमुलेट करेगा ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनना। ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनेंगे और कोई भी तरह का नेगेटिव फीडबैक नहीं है, कोई उसे रोकने वाला ही नहीं है, है ना। तुम गलत काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, मतलब शरारत थोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो बढ़ते ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, और तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, तो वो चीज गलत है। यहां पर भी बढ़े जा रहा है और कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं है, उस केस में क्या होता है? आपका हाइपरथायरॉयडिज्म होती है, और इस केस में आपकी क्या होती है? आईज बल्ज्ड आउट हो जाती है, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सबोथैलेमस। क्या बोलते हैं? एक्सबोथैलेमस। ठीक है, कब? जब आईज बल्ज्ड आउट हो जाती है। वहीं पर एक डिजीज है गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है? आपका थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और ये क्यों बड़ा होता है? बिकॉज आपका थायरॉक्सिन ग्लैंड बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेट हो जाता है ना। इसको कोई आके बार बार स्टिमुलेट करे जा रहा है, जिसके वजह से गॉइटर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये रहे आपके सारे डिसऑर्डर, ये रहे आपका पूरा चैप्टर। आज हमने सारे ग्लैंड्स पढ़ लिए, सारे डिसऑर्डर्स पढ़ लिए हैं, मैकेनिज्म पढ़ लिया है, टाइप ऑफ हार्मोन पढ़ लिया है, हार्मोन क्या है ये भी कर लिया है। तो यहां पर आपका क्या होता है? खत्म होता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों थैंक यू। आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा रहा हो, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन चल रहा हो। आई होप ये रिवीजन क्लास देख के आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा पा रहे हो, क्योंकि मैंने कंटेंट कुछ नहीं छोड़ा है, आपको सब मिलेगा यहाँ पे। पूरी एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी तो करनी है ना, तो आई होप ये चीज़ अच्छे से हो रही हो, है ना। रिवीजन के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करो, बहुत अच्छे से रिवीजन करो, और सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दो। ठीक है, तो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।